Assalamu alaikum students, welcome back with our lecture number 15 from basic concepts of organic chemistry। और आज हम रेजोनेंस का या डीलोकलाइजेशन का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो डीलोकलाइजेशन। ये क्या है, डीलोकलाइजेशन ही है। लेकिन नॉर्मल डीलोकलाइजेशन हमारे पास किसकी होती है, पाई टू पाई, लेकिन यहां पे हमारे पास ये क्या है, सिग्मा टू पाई। नॉर्मल हमारे पास पाई टू पाई या लॉन पेयर टू पाई होती है, लेकिन ये कौन सी है, सिग्मा टू पाई। इसका मतलब दिस डीलोकलाइजेशन इज टोटली डिफरेंट एज कंपेयर टू आवर प्रीवियस डीलोकलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स। और इसको हम और भी एक नाम देते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस का। ये नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या होती है, इसको भी हम इसी आर्टिकल में समझेंगे। और जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये दीज आर 3 क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू आंसर। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इन्हीं क्वेश्चन से ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट बनता है। तो आप पूछ रहे होंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, या इसको सिग्मा टू पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन क्यों कहते हैं, या इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं। तो इन सभी का आंसर हमें इन तीनों जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं के आंसर में मिल जाएगा। तो आइए इसको बाकायदा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास प्रोपाइलीन है। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रोपाइलीन यानी प्रोपीन। तो दिस इज कॉल्ड प्रोपाइलीन और प्रोपीन। सो मैं इसको लिख देता हूं प्रोपीन या प्रोपाइलीन, एक ही बात है। ऑलराइट। और दूसरा हमारे पास जो मॉलिक्यूल है जिससे हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो है प्रोपेन। तो दिस इज प्रोपेन। अब आप देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को गौर से समझ लें। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन को यहां इजीली समझ पाएंगे। देखो, ये जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, दिस इज कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड लेंथ है ये है यहां पे 147 पिकोमीटर। ऑलराइट। लेकिन जो नॉर्मल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि ये भी सिंगल बॉन्ड है ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पे नॉर्मल बॉन्ड लेंथ नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये कितनी है 154 पिकोमीटर। तो दिस बॉन्ड लेंथ इज स्लाइटली शॉर्टर देन दिस नॉर्मल बॉन्ड लेंथ। तो इसका मतलब प्रोपेन में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यहां पे तो बॉन्ड लेंथ बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन प्रोपीन में चूंकि हमारे पास यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन आने वाली है, तो इसलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से शॉर्टर है। ऑलराइट। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यही हमारा क्वेश्चन है और इसी का हम जवाब देने वाले। तो देखो, जैसे हमने कहा था, जहां पे भी डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस होती है उन स्ट्रक्चर्स को हम सिंगल लिवर स्ट्रक्चर से बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यही इस प्रोपीन से होने वाला है। तो देखें जी, हम क्या इसको सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। तो कैसे नहीं, अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखें, यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन, फिर ये डबल बॉन्ड CH2। मैं इसको ये जो हाइड्रोजन है इसको वैसे सिंपली यूं लिख लेता हूँ। सो ये हमारे पास है प्रोपीन या प्रोपाइलीन। अब आप देखें, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड बना है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा। तो देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन दिस कार्बन टू हाइड्रोजन एटम्स। अब यहां पे आपको पता है एक लोन पेयर कह रहा हूं, पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब होगा क्या कि यहां से ये जो हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो इस जगह पे मूव करेंगे, इस जगह पे, और यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, नया डबल बॉन्ड बनेगा। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका जो नेक्स्ट हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ यूं होगा कि कार्बन टू हाइड्रोजन, और यहां पे बन गया डबल बॉन्ड कार्बन और CH। ये डबल बॉन्ड टूट गया और यहां पे CH2 नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पाई कार्बन पे चले गए थे। तो क्या ये बॉन्ड रहा? तो आंसर है नहीं, ये बॉन्ड नहीं रहा। और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज मौजूद है? बिल्कुल प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के दरमियान आ गए थे। तो इसमें हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर मौजूद है। देखें कैसे। सबसे पहले तो हमने कहा था ये जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ है थोड़ी सी शॉर्टर हो जाती है। तो आप चेक करो, यहां पे एक डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर आने वाला है या आ चुका है। क्यों आ चुका है? ड्यू टू सिग्मा टू पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। और यहां पे मैंने लिखा भी था, ये कौन सी होती है, सिग्मा टू पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। यही यहां पे हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड था वो यहां पे शिफ्ट हुआ और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, और ये हमारे पास बना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें आप चेक कर सकते हो कार्बन और कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर
आ चुका है, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से शॉर्टर हो जाती है। एक तो ये बात। दूसरी बात, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं? देखो ये जो हाइड्रोजन है ये अब विदाउट बॉन्ड है, लेकिन ये आपने नहीं समझना कि यहाँ से आज़ाद हो चुका या इसने डोनेट करके प्रोटॉन देके एसिडिक करैक्टर शो कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं सोचना। दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस कार्बन एटम एज वेल, लेकिन ये बहुत कम इन्फ्लुएंस है एज कंपेयर टू अदर दीज टू हाइड्रोजन्स, तो इसलिए इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। चूंकि इसमें सिग्मा टू पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, इसलिए इसको हम सिग्मा टू पाई डीलोकलाइजेशन भी बोलते हैं। अच्छा, ये तो एक स्ट्रक्चर है ना, इस तरह का एक स्ट्रक्चर। इस तरह के मजीद दो स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे भला? ये यहां से भी शिफ्ट हो सकते हैं और यहां से भी। तो वी कैन राइट एज 2 more structures like that, 2 more structures like this one. ऑलराइट, तो इस तरह के मजीद दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो यहां पे जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ में एबनॉर्मेलिटी आई है, दिस इज टोटली ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड यू कैन नाउ इजीली एक्सप्लेन व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। यू कैन सेट दैट कि ये सिग्मा टू पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन है, इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन और इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अक्सर आप पढ़ते रहते होंगे कि भाई वो SN1 मैकेनिज्म है, उसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है उसमें चूंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन नहीं बनता, उसमें प्राइमरी बनता है, वो कम स्टेबल होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखो हमारे पास इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये CH3, CH2 और ये Cl। तो जब ये क्लोरीन यहाँ से फॉर एग्जांपल रिमूव होगा तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा CH3, CH2 और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लस में क्या बनेगा Cl नेगेटिव। तो दिस कार्बोकेटाइन इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, यानी प्राइमरी कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है वो सिर्फ आगे एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। इसी तरह जो हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो कुछ इस तरह से थे, इस तरह करके CH3 और यहाँ पे फॉर एग्जांपल Cl लगा है, तो जब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगी तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, इस तरह करके, और प्लस में क्या बनेगा Cl नेगेटिव। यू कैन चेक कि ये जो कार्बोकेटाइन बना है इसकी डिग्री है 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल Cl लगा है, तो CH3 के बाद यहाँ पे CH3 और ये CH3, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और प्लस में क्या बनेगा Cl नेगेटिव। तो दिस कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद है कॉल्ड टर्शियरी कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और देखो आप कहते हैं कि इसमें SN1 मैकेनिज्म होता है और इसमें होता है SN2 मैकेनिज्म, और इसमें SN1 और SN2 दोनों हो सकते हैं। और हम नॉर्मली ये कहा करते हैं कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये हम FSC से पढ़ रहे हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इसका आंसर भी स्टूडेंट वही है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हैं प्राइमरी यानी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 3 कार्बोकेटाइन लिख दिए हैं, 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी एंड 3 डिग्री टर्शियरी कार्बोकेटाइन, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल और ये वाला है लेस स्टेबल। तो अब हमने देखना है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है और प्राइमरी सबसे कम क्यों स्टेबल है। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी बना लेता हूँ। तो देखें यहाँ पे आप लिखें CH2, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। इन 3 हाइड्रोजन्स को मैं कुछ इस तरह करके लिख सकता हूँ, ये हाइड्रोजन और फिर ये हाइड्रोजन। तो आपको पता है यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, और ये जो आपके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये भी तो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, यानी वैकेंट ऑर्बिटल, और वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे पाई ऑर्बिटल का काम करेगा, यानी एक्सेप्टर का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये इसका जो पाई वैकेंट ऑर्बिटल है वो फिल हो जाएगा, और इस तरह से या आप इसको 2p-z ऑर्बिटल भी कार्बन का बोल सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएगा। इस तरह ये हो गया नो बॉन्ड रेजोनेंस, यहाँ पे बना डबल बॉन्ड और यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा। तो बताएं स्टूडेंट्स इस तरह के मजीद कितने स्ट्रक्चर बनेंगे?
बिल्कुल 2 बनेंगे ना, देखो एक तो बन चुका, 2 इस तरह से, तो हमारे पास 2 मोर स्ट्रक्चर्स बनेंगे इस तरह के। ऑलराइट, तो इसका मतलब यहां पे टोटल 3 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। प्राइमरी कार्बोकेटाइन में सिर्फ इस तरह के 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब हम आते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे। तो सपोज करें ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ऑलराइट, अब देखो इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है, और ये वाला जो कार्बन है इस कार्बोकेटाइन के साथ लगा, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है। तो कहीं से भी आ सकते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अगर यहाँ शिफ्ट होते हैं, मैं एक स्ट्रक्चर सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आपने खुद बनाने होंगे। तो हमारे पास CH3CH, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन का, और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक है यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस से। और इस तरह देखो ये आपके पास नो बॉन्ड रेजोनेंस है, और इस तरह के मजीद कितने स्ट्रक्चर बनेंगे जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी, देखो एक तो ये 2 3 और 3 इससे, तो टोटल इस तरह के एक तो मैंने बना दिया, टोटल 6 बनने हैं, 5 इस तरह के मजीद बनेंगे, तो 5 मोर स्ट्रक्चर्स। आई होप कि ये आपको बात समझ आ रही होगी। अब देखो ज्यादा स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग किस में बन रहे हैं, इसमें टोटल 3 बनेंगे, इसमें टोटल 6 बनेंगे, तो जाहिर बात है ये ज्यादा स्टेबल होगा। ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी, तो इसलिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। अब हम आखिरी बात पे आते हैं कि जो हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन है, तो लास्ट पे हम आएंगे कि टर्शरी कार्बोकेटाइन के कितने स्टेबल स्ट्रक्चर इस तरह के बन सकते हैं। तो हमारे पास ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है इस तरह करके, एक कार्बन के साथ इस तरह मैं 3 हाइड्रोजन अलग से दिखा देता हूँ ताकि मैं रेजोनेंस को शो करवा सकूँ। तो देखें सपोज करें यहाँ से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक किस में चला गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस में। तो इस तरह के बताएं कितने और स्ट्रक्चर बनेंगे, देखो 3 इससे, 3 इससे और 3 इससे, तो टोटल 9 बनेंगे, एक मैंने बना दिया, तो 8 मोर स्ट्रक्चर्स, 8 मोर स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह हमारे पास इसमें टोटल 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इसमें कितने 9 स्ट्रक्चर्स हैं, 9। इसमें टोटल कितने बताए थे, 6, और इसमें कितने बताए, 3। तो जाहिर बात है जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो ये स्टूडेंट थी हमारे पास कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हम मूव करेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो हमारे पास है टोलुइन से रिलेटेड, तो आइए उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हाइपर कॉन्जुगेशन में हमारा लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो टोलुइन है यानी मिथाइल बेंजीन। अब मिथाइल बेंजीन में एक तो ये डायपोल मूवमेंट शो करता है नीचे की तरफ इस तरह, यानी ये डायपोल मूवमेंट शो करता है। दूसरा ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी ये आने वाली नई इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग यानी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे इसका हाइब्रिड लिख दिया कि यहाँ पे ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज डिवेलप करेगा। कौन सा करेगा, मिथाइल ग्रुप। अब ये कैसे करेगा और डायपोल मूवमेंट ये मॉलिक्यूल कैसे शो करती है टोलुइन, तो इसको हम समझ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ये मैंने बना ली बेंजीन रिंग, यहाँ पे लगा है कार्बन, कार्बन के साथ है यूं करके 3 हाइड्रोजन्स। तो मैंने बताया था ये सिग्मा टू पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है। तो ये देखो यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, तो आगे ही पाई बॉन्ड है, ये कहाँ मूव कर जाएगा, इस कार्बन के ऊपर। तो हमारे पास नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, वो बनेगा यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन वैसे ही साथ लगे हैं, और कार्बन पे हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यही हाइड्रोजन यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस में है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज मौजूद है, नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ यूँ होगा, ऐसे करके। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड कार्बन का और 2 हाइड्रोजन इसके साथ एक नो बॉन्ड रेजोनेंस में है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे आ चुका है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो देख लें। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक है नो बॉन्ड रेजोनेंस के साथ हाइड्रोजन। ऑलराइट, उसके बाद इसका नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ यूं होगा, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन वापस, तो हमारे पास फिर से टोलुइन बन जाएगी। तो ये यहाँ और यहाँ पे फिर CH3। तो देखो ये तो अभी मैंने एक हाइड्रोजन की
सिग्मा बॉन्ड को शिफ्ट करवा के नो बॉन्ड रेजोनेंस करवा के पूरे बेंजीन पे इसकी मूवमेंट दिखाई। जो मूवमेंट आपको नजर आ रही है वो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डिवेलप हुआ, फिर पैरा पे हुआ और फिर ऑर्थो पोजीशन पे डिवेलप हुआ। इसीलिए मैंने 3 जगहों पे पहले से ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिख दिया था। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करेगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से बेंजीन हो जाएगी एक्टिवेट। और किस जगह पे एक्टिवेट होगी इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने की वजह से, वो होंगी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये सिर्फ एक हाइड्रोजन ने इस तरह किया, इस तरह फिर दूसरा हाइड्रोजन भी यही कर सकता है, तीसरा हाइड्रोजन भी यही कर सकता है। तो 3 इस तरह की स्कीमेटिक डायग्राम्स जो हैं वो हम 3 दफा बना सकते हैं विद दिस टोलुइन। सो इट मींस दैट अगर मिथाइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, इट विल एक्टिवेट द बेंजीन रिंग एंड बेंजीन रिंग will become ortho and para directing substance for a new incoming group। सही। तो ये था हमारे पास टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने पढ़ा इसको सिग्मा टू पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन क्यों कहते हैं, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं। प्रोपाइलीन में जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट रह जाती है, किससे, नॉर्मल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। ये 154 पिकोमीटर थी तो ये 147 पिकोमीटर थी। फिर हमने देखा कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो क्यों ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी वन। और फिर हमने लास्ट पे देखा कि जो टोलुइन है उसमें जो मिथाइल ग्रुप लगा है वो किस तरह से डायपोल मूवमेंट में और बेंजीन को ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बनाने में हेल्प आउट करता है या बेंजीन को एक्टिवेट करने में हेल्प आउट करता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये नया कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको अपनी डायरी पे या अपनी नोटबुक पे आपने ज़रूर लिखना है, इसको याद करना है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।